बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Assalamu alaikum everyone and a very good afternoon. On behalf of More Shikha Mufti, I would like to welcome you all at this virtual seminar on Federal Finance in 2020, which is a very unique sort of an event yearly organized by the firm. Incidentally, because of this coronavirus, we are holding this session or at Zoom and Facebook. So there's a big change at the moment. Nevertheless, we are here to deliver the presentation in a traditional and a very effective manner, and to take your questions and to address them to the best of our capabilities, like we do every year. इस साल चूंकि जूम पर और हम फेसबुक के थ्रू ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसको बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ताकि आप तक हमारी बात भी पहुंच सके, आप तक हमारी प्रेजेंटेशन भी पहुंच सके और आपके सवालात भी हम न सिर्फ गैदर कर सके बल्कि उनको इफेक्टिवली जवाब भी दे सके। मगर इसके दौरान फिर भी हो सकता है कि आपको किसी स्टेज पर लगे कि कोई मिसहैप्स हैं, तो वी वुड seek apology on this and hope कि आप इसको क्लियर करेंगे। इस साल का फॉर्मेट जो है वो ऐसा ही है जैसा कि हर साल होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम सीरीज जैसे हम हर साल करते हैं, इसी तरह से हम सीरीज सेशन प्लान किए हैं। Session is today on the Federal Finance Bill to cater sales tax and excise duty amendments. इसके बाद हम दूसरा सेशन अनाउंस करने वाले हैं जो कि प्रोविंशियल फाइनेंस बिल्स के ऊपर होगा। और चूंकि आपके इल्म में है कि पंजाब का बिल आ चुका है, सिंध का बिल शायद आज अनाउंस होने वाला है, और इसी तरह से बाकी सूबे जब जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो हम एक सेशन प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के ऊपर भी करेंगे। और लार्जली जब 1 जुलाई के बाद ये तमाम फाइनेंस एक्ट की सूरत इख्तियार कर लेंगे और इसके एसआरओ भी इशू जाएंगे, तो हम एक और सेशन करेंगे। हमने कोशिश की है हमेशा की तरह से कि आपको ईमेल्स के थ्रू अपनी तमाम एक्टिविटीज और इस तरह के तमाम सेशन से आगाह किया जाए। नेवरदलेस हमें सुबह ये आज पता लगा कि बहुत से लोगों को हमारी कुछ जो मेल्स हैं वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाई हैं। तो ये रिक्वेस्ट है तमाम क्लाइंट से कि वो अपने अपने ईमेल्स उनको नहीं मिल पाई हैं तो ईमेल्स काइंडली वो ड्रॉप कर दें रेलेवेंट मैनेजर्स को, रेलेवेंट टीम को, ताकि हम ईमेल डेटाबेस में वो ईमेल्स इंसर्ट कर सकें या करेक्ट कर सकें। The format is very simple and as per tradition. First, we will have a presentation on the amendments. My colleague will take you with the various provisions that have been proposed in the federal bill with respect to the indirect taxes. और उसके बाद जो है वो Q&A का सेशन होगा, and myself and my colleagues Afzal Khan and Ajaz Ahmed will basically be among the panel जो के आपके सवाल थे। चैट बॉक्स आपका खुला हुआ है। जो सवालात आपके जहन में आते रहें वो आप उस चैट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचाते रहें। हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद उनको जब Q&A शुरू होगा तो उसका जवाब देते रहेंगे आपको। My request will be to that all the questions and queries may kindly be restricted to the amendments that have been made in the finance bill and not as a whole. ये ना हो कि आपके और कोई सवालात आ रहे हो, क्योंकि हमारे पास देखिए टाइम भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सिस्टम लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसा ना हो कि सवालात मुख्तलिफ जनरल टॉपिक्स के ऊपर, तब जनरल आप यानी कि आपके और कोई जो इश्यूज हों उनके हवाले से आप सवालात पूछ रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट हो कि अपने सवालात को सिर्फ बजटरी अमेंडमेंट्स तक महदूद करें और बकिया सवालात के लिए तो आपको हमारे पास आप
आपके पास हमारी तमाम टीम्स की रिस्पेक्टिव टीम्स के ईमेल्स, फोन नंबर्स वगैरह मौजूद हैं, वो आप हमें ईमेल पर भेजकर अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। तो माय रिक्वेस्ट विल बी अगेन that the discussion, your queries, and all questions may kindly be restricted to the amendments that have been made in the finance bill, ताकि हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एज अ ग्रुप इन तमाम अमेंडमेंट्स पे ना सिर्फ डिबेट कर सके, बल्कि इनको मुख्तलिफ जावियों से समझ भी सके। While raising your questions, you should kindly identify yourself with your name and the company you are representing. ये चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना नाम और जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको उसका हवाला दे दीजिएगा। So without wasting further time, I would invite my colleague Ejaz Ahmed to kindly make his presentation on the amendments. Ejaz, over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Before going into the details of the provisions specific amendments, एक जनरल कमेंट से शुरू करूंगा मैं, बल्कि ये तो एक talk of the town है. Almost all tax experts agree on a point that revenue targets set for the FBR could not be met through the measures taken in the budget. तो वो वैसे भी FBR का कंसर्न है. हमारी आज के डिस्कशन, हमारा जो कंसर्न है कि हाउ इट वुड इम्पैक्ट आवर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, उस पर मैं फोकस रखूंगा अपना. इस बजट में जो अच्छी बात है वो ये है कि अच्छी बात जो एक डायरेक्शन नजर आती है पहली दफा एक बजट में, कि लास्ट टाइम जो एक ड्राइव शुरू की गई थी डॉक्यूमेंटेशन की, उसको एक्सटेंड किया गया है. उससे कोई ज्यादा सख्त इकदाम का प्रपोजल है. इसके अलावा शायद थैंक्स टू द कोविड-19 कुछ ऑटोमेशन पे भी अच्छा खासा काम हुआ है और कुछ प्रोविजंस है टू प्रोसीड इलेक्ट्रॉनिकली टू कम अप विद द सर्कमस्टांसेस इम्पोज्ड बाय द कोविड-19. इसके अलावा जैसा कि पूरी दुनिया कर रही है, अपनी लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ भी कुछ एफर्ट्स नजर आती हैं कि रॉ मटेरियल वगैरह पे कस्टम ड्यूटी जो है वो सब्सटेंशियली रिवाइज हुई है. और कुछ कोविड-19 से रिलेटेड ग्लोबल फिनोमेना है कि हर कंट्री जो है वो रिलीफ मेजर्स ले रहा है. तो हमारी बजटरी अमेंडमेंट्स में भी कोविड-19 से रिलेटेड कुछ बजटरी अमेंडमेंट्स हैं. इफ आई टेक यू टू थ्रू द मेजर अमेंडमेंट्स इन द सेल टैक्स एक्ट, तो कुछ तो है रेक्टिफिकेटरी नेचर के अमेंडमेंट्स हैं. डेफिनेशंस में एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन में एक तरह से इनको अलाइन किया गया दूसरे लॉज से, या स्पिरिट ऑफ द लॉ से. आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन को भी अपडेट किया गया. वैल्यू ऑफ सप्लाई में लास्ट टाइम कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, उनको उसमें कुछ डेफिशिएंसी रह गई थी, उसको मेकअप किया गया. विद होल्डिंग में भी एक एम्बिग्यूटी को, सर्विसेज से रिलेटेड विद होल्डिंग की एम्बिग्यूटी को दूर किया गया. इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंटेशन मेजर है. और इसके अलावा एक चीज, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे असेसमेंट जो थी फॉलो करना बाइंडिंग है डिपार्टमेंट पे. इनकम टैक्स में तो पहले से मौजूद था, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे सेल टैक्स में, तो वो भी इंट्रोड्यूस कराने का है इस फाइनेंस बिल के थ्रू. और कंडीशन फॉर CNIC प्रोविजन ये लास्ट टाइम आई थी, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट है. कोई रिलैक्सेशन जो रिटेलर्स को पहले दी हुई थी वो थोड़ी रिलैक्स की गई है. सेकेंडली कुछ ऑटोमेशन के मेजर है आपके ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली चलाने के लिए कोविड-19 की सिचुएशन में, तो उससे इनेबलिंग प्रोविजंस जो है वो इनकॉर्पोरेट करने का प्रपोजल है. इसके अलावा कुछ इंसेंटिवाइज करने के लिए कि लिटिगेशन कम से कम हो, ADRC के मैकेनिज्म को भी रिवाइज किया गया. और अपील में भी कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, डिटेल में उससे आते हैं. BTB के लिए एक रियल टाइम एक्सेस की एक इनेबलिंग प्रोविजन जो है वो की गई. और डॉक्यूमेंटेशन और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए जो लास्ट टाइम सेकंड अमेंडमेंट का थ्रू 73(4) इंट्रोड्यूस कराया था अनरजिस्टर्ड को सप्लाई रोकने के लिए, उसका एम्बेड भी बढ़ाने का प्रपोजल है. इसके अलावा जो
लोकल इंडस्ट्री के लिए और गवादर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं वो कुछ एक्सटेंड की गई हैं और कुछ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, और बाकी कुछ उससे रिलेटेड चेंजेस हैं आपकी। हाँ, एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो इस बजट का पार्ट है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो रॉ मटेरियल पे वैल्यू एडिशन टैक्स था उसको पुरानी पोजीशन रेस्टोर कर दी गई है। कमर्शियल इंपोर्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड वो वैल्यू एडिशन टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे देंगे। फर्दर एक कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है इसमें इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आई है कि ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपको 10% ऑफ टैक्स डिमांड जो है वो डिपॉजिट कराना होगी। चूंकि सेल टैक्स में सेक्शन 46 जो है वो इनकम टैक्स के ही प्रोविजंस को अडॉप्ट करता है, प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है, तो इसके लिए सेल टैक्स में भी ये कंडीशन एक तरह से इनडायरेक्टली लागू हो जाएगी। प्रोविजन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो पहली अमेंडमेंट जो है फाइनेंस बिल में प्रपोज वो एक्टिव टैक्स पेयर में है। एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन सेक्शन 21 के हवाले से है और इसमें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे होने या ना होने की इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, विदहोल्डिंग के हवाले से भी और इनवाइस क्लेम के हवाले से भी। तो जो कंडीशंस थी किसी भी पर्सन को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए, चार, उनमें से दो कंडीशंस को चढ़ा गया। एक तो ये थी जो ब्लैक लिस्टिंग, सस्पेंशन एंड ब्लॉकिंग से रिलेटेड क्लास थी, उसमें ब्लॉकिंग से रिलेटेड लफ्ज ब्लॉक जो हटा दिया गया। तो सेक्शन 21(4) में कमिश्नर जो डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करता था विदाउट एनी नोटिस वो अब भी कर सकता है, लेकिन उससे बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से बाहर नहीं होगा। और दूसरी जो अमेंडमेंट है ये परहैप्स इनकम टैक्स से रिलेटेड जो 165 की फाइलिंग रिक्वायरमेंट है उससे अलाइन करने के लिए इसको अमेंडमेंट की गई है। क्योंकि 165 में अब रिक्वायरमेंट भी जो है वो ये है कि आप क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करेंगे, यहाँ रेफरेंस मंथली स्टेटमेंट का था, तो क्लास को जो है वो अलाइन किया गया। इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ चेंजेस आई हैं। जब लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई से रिलेटेड जो डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म था ये पहले स्पेशल प्रोसीजर्स में दिया गया था, जो लास्ट ईयर विथड्रॉ कर लिए गए और ट्रांसपोज करते और ये ट्रांसपोज प्रोविजन जो डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन के लिए जो प्रोविजन थी स्पेशल प्रोसीजर में वो लास्ट टाइम सेक्शन 2(46) में ट्रांसपोज कर दी गई थी, लेकिन शायद गलती से वापडा का उसमें कोई तस्करा नहीं था। तो अब वापडा को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, मीनिंग देयर बाय के ये पहले दिन से ही उस प्रोविजन में कवर्ड तस्वर होगा। दूसरी जो अमेंडमेंट है वो रिलेटेड है डीलर। ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है कि सेकंड हैंड व्हीकल्स जो नॉर्मली डीलर्स परचेज करते थे जनरल पब्लिक से, जो कि ना तो टैक्स नेट में होते हैं ना ही लायबल टू रजिस्टर होते हैं, तो उनके पास कोई इनपुट नहीं होता और दे वर लायबल टू पे आउटपुट टैक्स एट द ग्रॉस वैल्यू, तो उनको एक टैक्स नेट में लाने के लिए इंसेंटिव दिया गया है कि वो सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स देते हैं। ये सेल टैक्स एक्ट की स्कीम से एक तरह से है तो मिसफिट, लेकिन सेकंड हैंड मार्केट को टैप करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। और बाकी चीज़ों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की मार्केट है सेकंड हैंड, उसमें भी इसको इस बेनिफिट को देना चाहिए था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो सेल टैक्स विद होल्डिंग से रिलेटेड। पहले चार्जिंग सेक्शन में सर्विसेज का कोई तस्करा नहीं था, इसलिए एम्बिग्विटी थी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जिनकी कलेक्शन जो है वो एफबीआर करता है, उसकी विद होल्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब वर्ड उसको सेक्शन 3(7) को जब चार्जिंग प्रोविजन को रिफ्रेश किया गया है तो इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि सर्विसेज की विदहोल्डिंग अब एप्लीकेबल हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि जो 11th शेड्यूल था जिसमें रेट प्रेस्क्राइब्ड है विदहोल्डिंग एजेंट्स के लिए, उसमें ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंप्लायंट नहीं है, जो रिटर्न नहीं भरता, सेल डिक्लेयर नहीं करता, उसका रेट और
एक कंप्लायंट टैक्स पेयर का रेट एक तरह से अगर वो फेडरल गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे होते थे। तो ये जो अमेंडमेंट प्रपोजल है ये है कि टू डिस्करेज द नॉन कंप्लायंस एंड टैक्स इवेजन, कि जो जो बंदा एटीएल पे नहीं होगा विदहोल्डिंग के पर्पस के लिए एक तरह से उसकी ट्रीटमेंट अनरजिस्टर्ड की हो जाएगी। मीन इसका मतलब है कि अब अगर वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड है लेकिन एटीएल पे नहीं है पहले सप्लाई करता था, तो अभी आज के लॉ के मुताबिक उस पर 1/5 टैक्स कटता है या 1/10 टैक्स कटता है उसके एप्लीकेबल रेट के मुताबिक। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो इसके बाद उसका 100% टैक्स कटेगा, और अगर कंपनीज को वो सेल करता है तो उसका 5% टैक्स कटेगा, जैसा कि अनरजिस्टर्ड का टैक्स कटता है। इसके बाद एक नया मैकेनिज्म परहैप्स ये एक तरह से स्टैंडर्डाइज बोर्ड को बोर्ड को एम्पावर किया गया है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे वेस्टेज की रेशो पे। अब ये जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराई गई है इसकी इंटरप्रिटेशन और किस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी ये थोड़ा सा अनसर्टन है। अपेरेंटली ये लगता है कि शायद वो या तो इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ वेस्टेज एक प्रेस्क्राइब रेशो से ज्यादा होगी उससे रिलेटेड इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन 7 की अगर स्कीम देखी जाए एक्ट की, तो सेक्शन 7 तो अलाउंस के लिए, तो इसमें डिसअलाउंस की प्रोविजन इनकारपोरेट नहीं करनी चाहिए। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो इंटरप्रिटेशन का हो सकता है कि शायद वो इस वेस्टेज को ट्रीट करें कि ये गुड यूनिट्स थे। अगर वो उसको गुड यूनिट्स और प्रोडक्शन में ऐड करते हैं तो उनकी सप्लाई के लिए कोई डीमिंग सप्लाई की इनेबलिंग प्रोविजन होनी चाहिए थी सेक्शन 3 में। तो ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आई, तो ये एक तरह से अनसर्टन है और रिमेन्स टू बी सीन कि किस तरह ये पोजीशन इवॉल्व होती है। हैविंग सेड दैट, इसमें एक जो एफर्ट नजर आती है बोर्ड की वो ये है कि वो कोई ब्रॉड पैराम अगर हम इसको ओवरऑल स्कीम से कंपेयर करके देखें जो अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में भी आई हैं, तो बोर्ड की तरफ से एक शायद एफर्ट है कि हम असेसमेंट ऑफ टैक्स को किसी तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दें और सेक्टोरल कोई बेंचमार्क्स तय कर दें। जो फील्ड फॉर्मेशन है उसके पास लिमिटेड स्पेस हो किसी की असेसमेंट करने की, और कुछ चीजें सेंट्रलाइज हो जाए। तो इस तरह की चीज आपका जो लॉ का फ्रेमवर्क जो होता है उसमें फिट इन नहीं होती। अब लॉ 1990 में जब बना था उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट स्कीम पे है, और इस तरह के प्रोविजन जब इसमें आती हैं तो वो डेफिनेटली डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं। और इसमें भी शायद कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मौजूद हैं सेक्शन 7 में, इसको कैसे इनकारपोरेट किया है इस पे लिटिगेशन होगी अननेसेसरी, और एक तरह से हाउ दी थिंग्स विल डेवलप ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। इसके बाद एक प्रोविजन मुतारिफ कराई जा रही है नई सेक्शन 11C के नाम से। ये इनकम टैक्स में पहले से एक सेक्शन मौजूद है, सेक्शन 124A, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर टैक्स पेयर के फेवर में डिसाइड हो जाए तो उसके बाद उसके सब्सिक्वेंट पीरियड्स के लिए वो क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके केस में फॉलो किया जाता है, अनलेस के वो क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिवर्स ना हो जाए। तो ये प्रोविजन सेल टैक्स में भी इंट्रोड्यूस कराई गई है, टैक्स पेयर के लिए एक अच्छी प्रोविजन है, और इससे सिग्निफिकेंट लिटिगेशन जो है वो रिड्यूस होगी। फर्दर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो और है कि इस दौरान फॉर एग्जांपल आजकल इशू चल रहा है एक्स्ट्रा टैक्स का, एक्स्ट्रा टैक्स में बहुत सारे केसेस में ट्रिब्यूनल रिलीफ दे चुका है। तो उन केसेस में आपका जो सब्सिक्वेंट पीरियड की असेसमेंट होगी उसमें ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग बाइंडिंग होगी डिपार्टमेंट पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने हाई कोर्ट में अपील फाइल की हुई है या मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, अगर ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट से 10 साल बाद भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट होता है तो टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लिमिटेशन वो सारे पीरियड्स की असेसमेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकती है। ये भी एक तरह से वेलकमिंग अमेंडमेंट है अगर ये अप्रूव हो जाती है। इसके बाद
वो फेमस अमेंडमेंट CNIC से रिलेटेड जिसपे पूरे मुल्क में एक तरह से एहतजाज भी हुआ है, सब कुछ हुआ और अनरजिस्टर्ड पर्सन के सप्लाई पे CNIC प्रोवाइड करने की कंडीशन पे एक एग्जम्पशन थी रिटेलर्स के लिए, उसी की सिर्फ लिमिट इनहांस की गई है, 50,000 से 1 लाख कर दी गई है। बाकी जो ट्रेडर्स के साथ जो MOU वगैरह हुआ था और कुछ निगोशिएशंस हुई थी शायद, जिनकी वजह से इसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई थी जनवरी तक। उसके बाद एक तरह से लॉ इंटैक्ट है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में नज़र नहीं आ रही और शायद इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी FBR में है या नहीं है, ये बात की बात है। अब अभी तक ना FBR ने इसको इन्फोर्स करने की प्रैक्टिकली कोशिश की है और ना ट्रेडर कम्युनिटी इसको फॉलो कर ली है। लॉ अभी भी है और अगले साल के लिए भी उसको इंटैक्ट रखा जा रहा है। इसके इसके अलावा इसमें जो CNIC से रिलेटेड पहले जो वायलेशन पे इनपुट डिसअलाउ करने की प्रोविजन थी, वो सिर्फ गुड्स तक महदूद थी, अब इसको सर्विस पे भी एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसकी इम्प्लीकेशन एक तरह से बढ़ जाएगी। जो लोग एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट सर्विसेज का यूटिलाइज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या अपने टैक्सेबल उससे मुतल्लिक गुड एक्टिविटी में, तो उनका एक सिग्निफिकेंट इनपुट जो है वो इस प्रोविजन में, अगर उनका काम अनरजिस्टर्ड सेक्टर से है और CNIC वो प्रोवाइड नहीं करते, तो इनपुट का एक सिग्निफिकेंट चंक जो है वो डिसअलाउ होगा। इसके बाद जो है ये परहैप्स इम्पैक्ट ऑफ कोरोना है कि जो एक स्लो प्रोसेस चल रहा था ऑटोमेशन का, उसको एक तरह से एक्सपेडाइट किया गया है। सेक्शन 25, 38, 56 जो कि ऑडिट से मुतल्लिक प्रोविजंस हैं, उनमें इनेबलिंग प्रोविजंस मुतारफ़ कराई गई हैं कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो ये प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जो ऑडिट से मुतल्लिक प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है, उसमें सिर्फ कमिश्नर का तज़किरा किया गया। हालांकि सेक्शन 25 में अगर कंडक्ट ऑफ ऑडिट की बात की जाए तो एक्सप्रेसली ऑडिट के केस में सेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है कि कमिश्नर डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को टू कंडक्ट ऑडिट। तो अब सेक्शन जो नया इंट्रोड्यूस कराया गया उसमें सिर्फ कमिश्नर की बात है, तो ऑडिट के कंडक्ट के केस में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं कि जी जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीडिंग्स चला सकती है या नहीं चला सकती। इस तरह के टेक्निकल इशू पे हमने पहले भी देखा है, लिटिगेशन होती रहती हैं, तो एक तरह से लूप होल छोड़ दिया गया है लिटिगेशन के लिए, तो कोई भी इसमें कोई डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम रिटर्न का फॉर्म देखें तो उसमें बहुत सारे एनेक्शर्स हैं और कुछ एनेक्शर्स तो प्रैक्टिकली शायद 15 दिन में फाइल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो टैक्स पेयर नॉर्मली करते ये थे कि प्रैक्टिकली जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती थी सिर्फ उसको फिल इन करके रिटर्न फाइल कर लिया करते थे। तो उस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए अभी एक अमेंडमेंट जो सेक्शन 26 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वो ये है कि कंप्लीट रिटर्न फाइल करें। अब इसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट क्या होंगे, ये मेरे ख्याल में अदर देन इसके आप जो है सिर्फ पेनल्टी लगे आप पे 5,000 की, इसके अलावा तो कोई मुझे इसका इफेक्ट पेनल प्रोविजंस में नज़र नहीं आता। देखें इसको प्रैक्टिकली इन्फोर्स कराना है अगर FBR को, तो इसमें कोई स्ट्रिंजेंट पेनल प्रोविजन भी मुतारफ करानी होगी इसके साथ। इसके बाद सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में ऑनलाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ पेनल्टीज इंट्रोड्यूस कराई गई थी टियर 1 के रिटेलर्स के लिए जो कि लायबल टू बी इंटीग्रेटेड थे, या जिन लोगों की सेक्शन 40C में मॉनिटरिंग ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिकली करने की पावर थी बोर्ड के पास, तो उसको मजीद एक तरह से सख्त कर दिया गया। पहले 6 महीने की वायलेशन पे बिजनेस को सीज करने की पावर थी, अब 2 महीने की बात हो रही है कि जी 2 महीने में अगर आपने 2 महीने तक मुसलसल आपने प्रोविजन को वायलेट किया तो आपका बिजनेस जो है वो सीज हो सकता है। हाँ, एक चीज़ जो पहले क्लियर नहीं थी वो एक्सप्रेसली क्लैरिटी के साथ प्रोवाइड कर दी गई कि ये जो सीजर होगा बिजनेस का, ये 2 महीने
तब तक होगा जब तक के इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लाई नहीं कर ली जाती। इसके अलावा एक नई प्रोविजन आ रही है रियल टाइम एक्सेस की, जिसमें हम अभी बात करेंगे। उसके लिए भी प्रोविजन, पेनल्टी प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। इसके बाद अपील के सेक्शन में एक तो अपील फी रिवाइज कर दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये तो एक्सेस टू जस्टिस को जो है वो आपने कॉस्टली कर दिया और ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी हो गई है तो ये 2-2,500 5,000 रुपये कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो ये है कि आप अपील स्टेज पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हाँ, कमिश्नर अपील अगर सेटिस्फाइड है कि आपके पास कोई सफिशिएंट काज था असेसमेंट स्टेज पे इंफॉर्मेशन ना देने का, तो वो आपकी एविडेंस एडमिट कर सकता है। ये प्रोविजन इनकम टैक्स में पहले से मौजूद थी, सेल टैक्स में अभी आ रही है शायद, के लोग जो असेसमेंट स्टेज की प्रोसीडिंग्स हैं उसको सीरियस लें। अब सफिशिएंट काज क्या है और किन सर्कमस्टांसेस में एविडेंस सब्सिक्वेंट स्टेज पे एडमिट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पे अच्छी खासी लिटिगेशन इनकम टैक्स में हो चुकी है और पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है अक्सर प्रोसीडिंग्स में। द सेम इज टू बी रिपीटेड इन द सेल टैक्स प्रोसीडिंग एज वेल। इसके बाद एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है ये पिछले चंद सालों से एक तरह से अपनी बिल्कुल ही चार्म खो चुका था। इसमें कोई एक तरह से पर्टिकुलरली 2018 में जब ये कह दिया गया कि आपने अपील विथड्रॉ करनी है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म को अवेल करने के लिए, तो उसके बाद जो टैक्स पेयर थे वो लीस्ट इंटरेस्टेड थे, क्योंकि जजमेंट भी बाइंडिंग थी, अपील का राइट भी नहीं था। तो उसको एक तरह से रिवाइव करने के लिए और लिटिगेशन का प्रेशर जो है वो कन्वेंशनल सिस्टम पे रिड्यूस करने के लिए एक अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल प्रोसेस को ही रिवैम्प कर दिया गया। रिवैम्प्ड जो प्रपोज प्रोसेस है इसमें यह है कि आप अपनी अपील को इंटैक्ट रख सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे एडीआरसी के लिए, एडीआरसी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, मीनवाइल अपील पेंडिंग रहेगी, मेंबर्स जो है वो बोर्ड अपॉइंट करेगा, प्रोसीडिंग चलेगी। अगर आप उसके कंक्लूजन से एग्री करते हैं तो आप टैक्स डिपॉजिट कराएं और इंटीमेट कर दें कंसर्न कमिश्नर को विद इन 60 डेज। और अगर आप एग्री नहीं करते तो आप अपने अपील प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर लें। बीटीबी के हवाले से एक नई प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराने की प्रपोजल है कि जी बोर्ड को नादरा एफआईए और अदर लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के जो डाटा बेसेस हैं इन तक रियल टाइम एक्सेस हो। इसके लिए बोर्ड को पावर दी गई है कि वो अरेंजमेंट करे और जब तक रियल टाइम एक्सेस नहीं मिलती तब तक पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन इनसे लेता रहे। जहाँ तक बीटीबी की एक्टिविटी का ताल्लुक है और इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है, इसका आपस में को रिलेशन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। पिछले 2-3 सालों से एक चीज जो सबको पता है, बोर्ड के हर फोरम पे डिस्कस होती है कि जी आपके पास जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के यूजर्स हैं वो 3.5 मिलियन के करीब है, जबकि आपके जो सेल टैक्स के रजिस्टर्ड लोग जो टैक्स पे करते हैं वो सिर्फ 41,000। और अगर रिटर्न फाइलर्स की बात करें तो वो तकरीबन अब जाके कोई 2.9 मिलियन के करीब हुए हैं। तो ये वाला गैप जिसका डाटा ऑलरेडी मौजूद है, अभी तक 3-4 सालों में अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इस सेक्शन के आ जाने के बाद क्या चेंज आएगा या किस तरीके से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। बहरहाल बुक पे एक ऐसी इनेबलिंग प्रोविजन आ गई है जो कि सब्सटेंशियल इफेक्ट डाल सकती है टैक्स पेयर के डाटे के हवाले से। एक और अमेंडमेंट जो कि टॉक ऑफ द टाउन रही पिछले 6 महीने से, 73 में जो बार प्लेस किया गया था सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू के आप अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन से एनुअली और मंथली 10 मिलियन से ज़्यादा आप कोई सप्लाई नहीं कर सकते। आप भले सीएनआईसी भी दे दें तो आपका प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। उसका स्कोप अब एक्सटेंड कर किया जा रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो इसकी ह्यूज इम्प्लीकेशन होगी। और लगता यह है कि बोर्ड के पास जो टूल रह गया है बीटीबी के लिए वो यही है कि जो कंप्लायंट टैक्स पेयर है उसको ही आप पेनलाइज करें और उसको मजबूर करें कि वो लोगों को टैक्स नेट में लाए।
इसकी इम्प्लीकेशंस अब हमें पता है लोगों का, मुख्तलिफ सेक्टर में इसमें होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। इवन अगर लोग सप्लाई चेन में नीचे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह टैक्स नेट में आते ही हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट ही होती है कि जी उनके रिटर्न वगैरह भरें और सारी चीज़ें करें। तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बिजनेस को मजीद मुश्किल करने वाली बात है, और पर्टिकुलरली ट्रेडिंग क्लास पे जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और ट्रेडिंग क्लास में ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत कम है, उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास शायद इस क्लास आने के बाद कोई चॉइस ही ना बचे कि वो भी अपने कंपिटिटर्स को ज्वाइन कर ले, कि वो भी नॉन कंप्लायंट हो जाए और नए नाम से काम शुरू कर दे। ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इस कॉस्ट के साथ compete करने जाएंगे एक ऐसे बंदे से, क्योंकि या तो अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा हो। वन थिंग इज सर्टन कि एफबीआर अगर चाहे कि मैं जुलाई से इस प्रोविजन को पूरे मुल्क में लागू कर दूंगा, तो ये शायद उनके पास ना कैपेसिटी है, ना उससे रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है कि वो सबको टैक्स नेट में ले आएंगे। जब सबको टैक्स नेट में नहीं ला सकते, जो लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं उनके साथ एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में वो आ जाएंगे, और उनके पास शायद चॉइस यही हो, या तो कोई मैन्यूवरिंग करें, या फिर टैक्स नेट से चले जाएं, या फिर लिटिगेशन में चले जाएं। और ये अमेंडमेंट पहले भी लोग कोई इसमें प्लान कर रहे हैं या हो चुका है, लिटिगेशन इसमें की जाए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। आप एक और बंदे की नॉन कंप्लायंस की सजा एक कंप्लायंट टैक्स पेयर को दे रहे हैं, ये वैसे भी डिस्करेज होनी चाहिए ये प्रैक्टिस। इसके बाद लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने और सीपैक से रिलेटेड कुछ जीरो रेटिंग और एग्जेम्पशंस हैं। गवादर के जोन को, बाकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को जो अवेलेबल फैसिलिटीज थी वो देने का प्लान है। और ये तो एक ड्यूई थी एक तरह से। और इसके अलावा जो है कुछ डायटेटिक फूड जो बच्चों के कंजम्पशन के लिए, वो भी शायद एग्जेम्पशन करने का प्रपोजल है। कुछ रेट्स रिवाइज करने का, पोटाशियम क्लोरेट का 70 से 17+80 करने का। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो टियर 1 रिटेलर थे टेक्सटाइल और लेदर फिनिश्ड आर्टिकल के, उनका जो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड है उनका रेट रिड्यूस था 14% पे, उसको मजीद कम कर दिया है 12% पे। हालांकि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, एक बंदा टैक्स नेट में नहीं है और एक बंदा टैक्स नेट में है, उसका रेट में फर्क अगर इतना 4-5% का मैटर नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोग जो रजिस्टर्ड हैं उनके काउंटर पार्ट्स तो हैं ही बिल्कुल, ना वो इनकम टैक्स दे रहे हैं ना वो सेल टैक्स दे रहे हैं, तो उनके लिए ये अगर इसको 10% कर देते तो ज्यादा बेहतर था। और इसी के साथ ही एक इंसेंटिव अनाउंस किया किया गया था लास्ट ईयर जनरल पब्लिक के लिए, कि 5% सेल टैक्स का जो है वो कैश बैक मिलेगा कस्टमर्स को अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन से सेल परचेज करेंगे। ये इंसेंटिव था कि ताकि लोग, बिजनेस उन लोगों की तरफ जाए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इस पे अभी तक खामोशी है, बल्कि मुकम्मल खामोशी है। कोई इसमें अभी तक कोई एडवांसमेंट नज़र नहीं आई। और जो टैक्स पेयर का रिफंड भी डेफिनेटली अराइज होगा अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और 17% पे इनपुट मटेरियल खरीदता है और 12% पे उसका आउटपुट रेट है, तो रिफंड अराइज होता है। रिफंड का प्रोसेस भी जो है वो स्लो है किसी हद तक, तो एक तरह से कैश फ्लो प्रॉब्लम आते हैं, और इफेक्टिवली जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस्ड नहीं रहता। इसके बाद जो एक अच्छी अमेंडमेंट है वो लास्ट ईयर वैल्यू एडिशन टैक्स इंपोर्ट स्टेज की जो स्कीम थी उसको रिवैम्प किया गया था, और उसको गुड स्पेसिफिक कर दिया था। किसी भी मटेरियल पे अगर 16% से ड्यूटी कम थी, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ इम्पोर्टर, कि वो कमर्शियल इम्पोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है, वो सेम रेट पे इंपोर्ट करते थे। और इसी तरह अगर किसी की ड्यूटी 16% से हायर थी, तो भले मैन्युफैक्चरर भी मंगाता तो वो वैल्यू एडिशन टैक्स पे करता था। अब प्रपोजल जो है ये पुरानी पोजीशन को रेस्टोर करने का है। इसमें एक चीज जो नोट करने की है कि एक तरह से एफबीआर की तरफ से पॉलिसी मेकिंग में कोलैबोरेशन का एक लैक नजर आता है। लास्ट टाइम सेल टैक्स में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, डेफिनेट अच्छा नहीं रहा, इसी वजह से रिवर्स हो रहा है। यही तजर्बा इन्होंने अब
इनकम टैक्स में रिपीट किया है, वहाँ इन्होंने 148 की जो एग्जेम्पशन थी वो विदड्रॉ कर ली है और उसका इंपोर्ट का जो इनकम टैक्स रेट है वो गुड्स स्पेसिफिक कर दिया, हालांकि इनकम टैक्स कभी गुड्स स्पेसिफिक रहा ही नहीं है। वहाँ ये सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो प्रॉब्लम आए थे कि अननेसेसरी रिफंड क्लेम्स खड़े हो गए, वहाँ भी इनकम टैक्स में भी इसी तरह रिफंड क्लेम खड़े होंगे और इनको सबक सीखना चाहिए था इसी यहाँ से। इसके साथ ही सेल टैक्स की जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम कंक्लूड करते हैं। और अभी मैं आपको ओवरव्यू दूं एफईडी का। एफईडी एक्ट में कुछ आइडेंटिकल अमेंडमेंट्स हैं जो कि सेल टैक्स में भी लाई गई हैं, उनके पैरेलल प्रोविजंस में, जैसे वेस्टेज से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 7 में आई है, उसी तरह एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज से मुतल्लिक जो है वो सेक्शन 6 में एफईडी में भी आई है। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मॉडिफिकेशन ऑफ असेसमेंट के प्रोविजन जो है वो एफईडी में भी इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। अपील से रिलेटेड चेंजेस भी जो है वो आइडेंटिकल है, एडीआरसी भी और रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी। जो एफईडी में अदर अमेंडमेंट्स हैं उनमें एक चीज ऑडिट टू बी कंडक्टेड इन अ, इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। दूसरा ड्यूटीएबल गुड्स को कन्फिस्केट करने की पावर है। दूसरी जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक इनकम टैक्स के सेक्शन का रेफरेंस डाला गया है और रेट कुछ चेंज हुए हैं और कुछ नई ड्यूटीएबल गुड्स जो है वो मुतारिफ कराई जा रही हैं। इसमें ऑडिट से रिलेटेड ये जो प्रोविजन थी कि 3 साल में एक दफ़ा ऑडिट होगा, ये तीनों फिजिकल लॉज में आई थी फाइनेंस एक्ट 2018 के थ्रू। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 में इनकम टैक्स और सेल टैक्स से विदड्रॉ हो गई, शायद पिछली दफ़ा एफईडी से किसी वजह से इसको विदड्रॉ नहीं कर पाए, तो इस दफ़ा इसको एफईडी से भी हटाने का इरादा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो 2 साल ये प्रोविजन इंटैक्ट रही, हमारे हिसाब से उनमें ये किसी एक साल का ऑडिट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इस पे भी डिस्प्यूट आ सकते हैं, दैट कैन बी सोर्स ऑफ लिटिगेशन। इसके बाद प्रेजेंटली अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सिगरेट और बेवरेजेस से रिलेटेड गुड्स जो है अगर नॉन ड्यूटी पेड हो तो ऑफिसर जो है वो कन्फिस्केट कर सकता है। इसका स्कोप एक्सटेंड करने का इरादा है ऑल ड्यूटीएबल गुड्स पे। तो ये इसको फील्ड फार्मेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगी, ये बहुत बड़ा मसला है कि कन्फिस्केशन थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी ड्यूटी अनपेड गुड्स जो है वो कन्फिस्केट कर ली जाएगी। इसके लिए भी मेरे ख्याल में कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है यार। अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक इनकम टैक्स में इस साल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई गई है कि 10% ऑफ टैक्स डिमांड आप डिपॉजिट करा के ही अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं सेकंड अपील के लिए। एफईडी में सेकंड अपील पहले कस्टम से लिंक थी, फिर उसको इनलैंड रेवेन्यू से लिंक कर दिया गया, लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन का रेफरेंस मौजूद नहीं था। अब चूंकि ये कंडीशन भी आ गई थी तो इसको रेफरेंस को जो है वो अलाइन किया गया इनकम टैक्स की प्रोविजन के साथ, ताकि ये कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल हो। अच्छा, ड्यूटी रेट्स में जो चेंज है वो हर साल की तरह सिगरेट का रेट जो है वो इनहांस हुआ है। पहले 65% टू 100% ऑफ रिटेल प्राइस। फिल्टर रॉड का रेट भी सिगरेट के लिए जो यूज होते हैं 0.75 से ₹1 कर दिया है। सीमेंट की एफईडी जो है वो शायद कंस्ट्रक्शन पैकेज का पार्ट था ये, और कंस्ट्रक्शन को ये गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इंसेंटिवाइज करना चाह रही है, तो सीमेंट की जो ड्यूटी है वो ₹2 से ₹2.25 कर दी गई है। और नई ड्यूटीएबल गुड्स जो इंक्लूड की गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में, उनमें कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स 25% ऑफ रिटेल प्राइस पे, और दूसरा ई सिगरेट्स के जो ई लिक्विड्स हैं ₹10 पर ml पे। और दूसरी डबल केबन व्हीकल्स जो हैं ये पहले ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल के तौर पर ट्रीट की जाती थी, लेकिन आजकल चूंकि ये फैशन में है और एज ए लग्जरी व्हीकल इस्तेमाल की जाती है, तो इसको एट पार विद अदर लग्जरियस गुड्स जो है वो सब्जेक्ट टू एफईडी किया गया है एट द 25%। इसी तरह लोकली मैन्युफैक्चर्ड डबल केबन व्हीकल्स जो है उनको भी 7.5% पे किया गया।
इसके साथ ही अमेंडमेंट्स को हम कंक्लूड करते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ चलेंगे, और मैं माइक अब हवाले करूंगा अदनान साहब के। अदनान साहब मेरे ख्याल में कनेक्ट हो रहे हैं उसमें। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होस्ट को आप चैट बॉक्स से भेजते रहें, और फेसबुक पे कमेंट्स के जरिए भी अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी एक टीम पूरी जो है वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रही है, तो उसका कंटिन्यूसली। Thank you, Ejaz, for a very elaborated presentation. सवालात आपके आ रहे हैं। इन तमीन वाल जो एक सवाल पूछा गया है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, जो बड़ा पर्टिनेंट भी है। सवाल ये पूछा गया है वेस्टेज के वाले से। अच्छा, पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत सारे जो टैक्स कंसल्टेंट्स ने इस प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन की है वो इनपुट के डिनाइल के ऊपर की है कि जैसे कि ये गवर्नमेंट ने प्रपोज किया हो कि इनपुट टैक्स वेस्टेज का डिनाई किया जाएगा। अगर आप बहुत केयरफुली पढ़ें सेक्शन 7 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है उसके अंदर इनपुट टैक्स डिनाइल की बात नहीं की गई है। उसमें कहा क्या गया है, और पहले हमें देखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच, उसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि लॉ में क्या है, तो बड़ी क्लियर पोजीशन बन जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर की अगर आप स्पीच देखें ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत से लोग मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो वेस्टेज ज्यादा शो करते हैं, और जब वेस्टेज ज्यादा शो करते हैं तो प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन कम होती है तो डेफिनेटली जो सेल्स टैक्स जो है ना वो रिड्यूस्ड इन्वेंट्री पे दिया जाता है या रिड्यूस्ड क्वांटिटी पे दिया जाता है। दिस इज बेसिकली व्हाट दी उन्होंने ये, और बजट के अंदर जो जो सेक्शन 7 में अमेंडमेंट की गई है वो भी बिल्कुल यही है कि कहा यह गया है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई है कि वेस्टेज के वेस्टेज की क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके। और कौन सी वेस्टेज कि जिसके इनपुट टैक्स क्लेम, फॉर एग्जांपल अगर 10 यूनिट्स डाले गए हैं इनपुट के और कोई टैक्स पेयर क्लेम करता है कि, यानी जो अपरेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज व्हाट इज द अपरेंट आउटकम ऑफ दिस प्रोविजन इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड। कि अगर 10 यूनिट डाले गए हैं इनपुट के तौर पर और टैक्स पेयर क्लेम करता है कि 6 जो हैं वो वेस्ट हो गए हैं और 4 आउटपुट के तौर पर निकले हैं, यानी कि 60% वेस्टेज है फॉर एग्जाम्पल, तो एफबीआर के पास ये पावर है कि एफबीआर कह सके कि नहीं 60% वेस्टेज नहीं है, अब ये वेस्टेज 40% है आपकी। तो जो हमने सवाल एजाज ने भी उठाया इसमें, और जो बड़ा रेलेवेंट है वो इसके दो तनाजुर हैं, जो इसके इसके अपरेंट इसके जो सवालात निकलते हैं। पहली चीज ये है कि अगर एफबीआर कह देता है कि नहीं वेस्टेज 60% नहीं है 40% है, तो वो 20% ऑब्वियसली प्रोडक्शन का पार्ट ट्रीट किया जाएगा। जिसको टैक्स पेयर वेस्टेज समझ रहा था उसको एफबीआर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट करेगा, और प्रोडक्शन ट्रीट करने के बाद ऑब्वियस बात है कि एफबीआर कहेगा कि जी वो 6 यूनिट्स जो हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 6 गुड यूनिट्स कहा जाता है अकाउंटिंग में, उनके ऊपर आप 60% के ऊपर आप टैक्स दे दीजिए। 40% हमने आपकी वेस्टेज मान ली है और 60% इन्वेंट्री पर टैक्स दे दीजिए।
अब सवाल ये आता है कि लीगली यहाँ फ्रेमवर्क जो सेल्स टैक्स का है सेक्शन 3 का, वो तो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को टैक्स करता है, और सप्लाई की डेफिनेशन में सेल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी जो चीज सेल होगी उसी के ऊपर टैक्स दिया जाएगा। अब अगर के सेलेबल यूनिट्स 4 ही हैं, तो 6 कैसे बनाया जा सकता है और उन 6 के ऊपर सेल्स टैक्स कैसे मांगा जा सकता है, इस पे लॉ साइलेंट है। सेक्शन 3 के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, और एक्साइज के अंदर तो माना जा सकता है, एक्साइज में भी यही अमेंडमेंट आई है। एक्साइज चूंकि वो प्रोडक्शन बेस्ड है, एक्साइज में तो हम समझ सकते हैं कि हाँ किसी तरीके से द लॉ कैन बी द एग्जिस्टिंग फ्रेम ऑफ द लॉ can somehow cater all these new amendments, but as far as sales tax is concerned, there is no explicit provision whereby production can be deemed or sale can be deemed, and besides this, the lost units can be treated as part of the good inventory and taxed accordingly. तो ये सारे सवालात ऐसे हैं जो कि ज्यादातर हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उन ज्यादातर कंसल्टेंट्स का जो व्यू रहा है अभी तक जो सामने आया है कि वो इनपुट की डिनाई की बात कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है वेस्टेज के ऊपर, जबकि ऐसा लॉ में प्रपोज नहीं किया गया है, और ना ही फाइनेंस मिनिस्टर ने, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि ये प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि प्रोडक्शन कंसील की जाती है गवर्नमेंट के बकौल, और उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू गुड यूनिट्स। अच्छा, सवालात, और कैन वी हैव मोर क्वेश्चंस नोमान जी? नाउ आई थिंक Ajaz has certain questions, so I would like to hand over the mic to Ajaz. Ajaz, over to you. जी, मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, उनमें से एक तो ये है कि जी CNIC की कंडीशन, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ रिटेलर के लिए है, और जो वो सेल करेगा ऑर्डिनरी कंज्यूमर को फ्रॉम जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को जो सेल करेगा, ऑर्डिनरी कंज्यूमर को जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए कोई भी परचेज करेगा रिटेलर के लिए, या उसके लिए ये एप्लीकेबल है कंडीशन रिलैक्सेशन। और उस पहले जो 50,000 रुपए की लिमिट थी, उसके लिए ये 50,000 की लिमिट 1 लाख रुपए कर दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि ये जो रिड्यूस रेट है 12% का टेक्सटाइल एंड लेदर गुड्स का, ये सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए जी? यस, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड के लिए। और एक और सवाल जो आया है 11C पे कि जी ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मॉडिफिकेशन ऑफ असेसमेंट की जो प्रोविजन है, ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगी या प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगी? ये होगी तो प्रोस्पेक्टिव अप्लाई, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पिछले साल भी डिसाइड हो चुका है, आज की डेट से वो बाइंडिंग हो गया, मतलब 1 जुलाई को अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है और ये सेक्शन एज इट इज पास हो जाता है, तो फ्रॉम द 1 जुलाई अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो भले पहले भी हुआ है, इस एक्ट के आने से पहले भी हुआ है, तो भी वो बाइंडिंग होगा असेसिंग ऑफिसर पे उसको फॉलो करना। इसके बाद एक सवाल जो मेरे पास आया हुआ है जी, ATL पे अगर कोई टैक्स पेयर, सप्लायर भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है और बायर भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है, तो कोई विदहोल्डिंग होगी? तो ये एक्सक्लूजन में कवर्ड है, इस तरह के केसेस में कोई विदहोल्डिंग नहीं होगी। तो ये अभी तक मेरे पास यही सवाल आए थे। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, ये कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड या बजटरी अमेंडमेंट नहीं है,
लेकिन एक जनरल क्वेश्चन आया कि कॉटेज इंडस्ट्री को जो है वो रजिस्टर कराने की ज़रूरत है या नहीं है। ये एक बहुत पहले एक जनरल ऑर्डर आ चुका है कि अगर कोई बंदा सेल करता है किसी ऐसे बंदे को जो कि इनकम टैक्स में विथहोल्डिंग एजेंट है, तो वो होलसेलर ट्रेट होगा और उसको रजिस्ट्रेशन करानी ही करानी है। अच्छा, कुछ सवाल आज जो है हमारे अफजल खान साहब के पास हैं, तो मैं माइक उनको हैंड ओवर करने लगा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है इसमें विथहोल्डिंग चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, जो हमने प्रपोजल में अपने कमेंट्री में जो हमने मेंशन किया था। अच्छा, इसको समझने का आसान तरीका ये है कि अगर आप इसको देखेंगे, सबसे पहले विथहोल्डिंग एजेंट की जो स्टेटस है कि कौन कौन से लोग विथहोल्डिंग एजेंट हैं, इसमें आपको यहाँ पर 4 स्लॉट मिलेंगे। नॉर्मली अगर हम देखें तो एक तो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है। दूसरा आता है कंपनीज, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी क्लासीफाई होती है। और तीसरे वो लोग आ जाते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंट हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अगर पहले जो था और अब इसमें से फर्क ये गया, पहले जो स्लॉट्स अगर हम देखते थे तो उसमें रजिस्टर्ड पर्सन का था, बट जिस रजिस्टर से उन्होंने एक्टिव टैक्स पेयर कर दिया। ये अंडरस्टूड है कि रजिस्टर्ड पर्सन ही एक्टिव टैक्स पेयर होगा, लेकिन जो डिस्प्यूट आता था कि एक्शन रजिस्टर्ड है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए इसमें ये फर्क आ गया है कि अब जो है, अब स्लॉट 2 किस्म की हो गई हैं। यानी कि अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रजिस्टर है और गुड्स के सप्लायर जो है वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है और वो एक्टिव टैक्स पेयर है, एक सवाल जो आया है वो ये है कि जो लिमिट है 10 मिलियन की, 100 मिलियन की, ये क्यूमुलेटिव है या पर कस्टमर है? तो इस पे हम पहले भी अपनी कमेंट्रीज के अंदर भी बता चुके हैं और बोर्ड ने भी बाद में इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि ये पर कस्टमर है।
अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जी ये एक सवाल आया है कि CNIC जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ऑब्वियसली ये एक जिसको कहते हैं कि जिसकी वजह से हमने ये मुख्तलिफ पिछले महीनों में मुख्तलिफ तौर पर हमने इसमें एजुटेशन भी देखी है और एक MOU का भी जिक्र किया एजाज ने, जो कि जो फॉर्मर चेयरमैन थे FBR, उन्होंने ट्रेडर्स के साथ ये एक एग्रीमेंट किया था। अच्छा, एग्रीमेंट जो है ऑब्वियस बात है, क्योंकि लॉ का पार्ट नहीं है, हम समझ रहे थे कि इस बजट के अंदर लॉ का पार्ट बनाया जाएगा, तो लॉ का पार्ट नहीं है। मगर ये कि सो मच सो वो हो गया, और जो हो गया है तो लीगली मगर हम उसको ये समझते हैं कि उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग आज भी मौजूद नहीं है। तो सिर्फ रिटेलर्स को तो लाख रुपए का वो मौजूद है, लिमिट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, मगर बाकी लोगों के लिए नहीं है। एक और भी इसमें पेशरफ्त हुई थी कि देयर वाज अ पूल ऑफ टैक्स पेयर्स जिन्होंने ये सोचा था कि इसको हम वी विल टेक इट टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड। तो उस सिनेरियो में भी अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। देयर आर पीपल हु आर विलिंग एंड देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग। हमारी जो पोजीशन है, जो अब हमारे पास जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि इस पे कोई कॉन्क्रीट वो नहीं बन पाया है अभी, आई वुड से कंसेंसस। तो जब तक कंसेंसस नहीं होता है, जब तक हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा। दो ऑन द प्रैक्टिकल साइड वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त तक अभी FBR ने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा शोर मचाया नहीं है, मतलब इसकी इन्फोर्समेंट को अभी उन्होंने जिसको कहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिमांड नहीं की है अभी तक। तो वील हैव टू सी कि जब ये या तो कोर्ट्स डिसाइड कर दें इस पे, या ये कि कोई और रिप्रेजेंटेशन हो जाए। एनोमली कमेटी बनी है, वी अंडरस्टैंड कि एनोमली कमेटी के अंदर भी ये चीजें जाएंगी, बट ये एक इतना बड़ा सवाल है कि इस पे हमारे ऊपर शायद FATF की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो वी माइट नॉट बी एबल to basically solve this question very easily as conceived by some of the taxpayers. अच्छा, ये सवालात है जी। ये आया है कि क्या विदहोल्डिंग जो है वो वेजिटेबल एंड ऑयल घी के ऊपर भी है जी। ये एक्सक्लूजन में डाल दिया पहले से है, और तो विदहोल्डिंग नहीं होगी। वेजिटेबल ऑयल और घी की परचेज के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं होगी, एक्सक्लूजन पहले से डले हुए। ई ऑडिट के ऊपर सवाल है। ई ऑडिट देखें, ई ऑडिट जैसे कि एजाज ने बताया कि ई ऑडिट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, और लॉ ये कहता है कि ऑफिसर कमिश्नर की पावर है कि वो सिलेक्शन करे ऑडिट की, और सिलेक्शन करने के बाद ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऑडिट करें। प्रोबेबली इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि ई ऑडिट को इंट्रोड्यूस करते वक्त इसमें कोई लूप होल ना आ जाए या इसमें कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये कहा गया है कि ये कमिश्नर करेगा ई ऑडिट। अब ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। कमिश्नर प्रैक्टिकल साइड पे देखें तो कमिश्नर वेरिफिकेशन कैसे करेगा डॉक्यूमेंट्स की, ई ऑडिट के दौरान जो है वो कुछ वर्बल कम्युनिकेशन तो हो सकती है, मगर वेरिफिकेशन कैसे हुआ करेगी। वेरिफिकेशन शायद उसी सूरत में हो सकती है जबकि डॉक्यूमेंट जो है वो हमने कमिश्नर को पहले भिजवा रखे हों और डिपार्टमेंट को, और उसके बाद जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हम कमिश्नर के सामने जो है ना वो फेस टू फेस ऑन स्क्रीन बैठकर और हम कम्युनिकेट कर सकें। तो अभी तक इसके मेरे ख्याल में ये बिल्कुल रॉ कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर डिटेल्स आनी बाकी है कि ऑडिट होगा कैसे, मगर ये वाजे है कि अभी तक किसी टैक्स ऑफिसर को इस पे पावर नहीं दी गई है। पावर अभी तक सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर को दी गई है। मैनुअल ऑडिट फील्ड का ऑफिसर कर सकता है और ई ऑडिट सिर्फ कमिश्नर कर सकता है। सवाल है, मैन्युफैक्चरर परचेज
अगर मैन्युफैक्चरर परचेज करता है विदाउट एनआईसी, तो ये तो बेसिकली ये परचेज के ऊपर नहीं है, ये तो सप्लाई के ऊपर है। तो इसलिए इसमें कोई सवाल नहीं होनी चाहिए। इसकी इसमें बड़ा लॉक बड़ा क्लियर है कि ये सिर्फ सप्लाई स्टेज पर के लिए मांगा गया है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिसको आप बेच रहे हैं उससे उसका शनाख्ती कार्ड चाहिए गवर्नमेंट को। ये है रिक्वायरमेंट। अच्छा, if the person is inactive, एक और सवाल है, if the person is inactive, whether he can claim input tax during that period? No, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। तो पूरी स्कीम आपको पता ही है कि चेंज हो चुकी है। कोई भी इनएक्टिव शख्स जो है वो परचेज वो क्लेम नहीं कर सकता। ये मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ पहले से कि 100 मिलियन और 10 मिलियन की लिमिट जो है पर कस्टमर एक कंबाइंड है, तो ये कंबाइंड सॉरी इंडिविजुअल लिमिट है, कंबाइंड नहीं है। आप एक सवाल शायद आया है विदहोल्डिंग चार्ट्स के एक्सप्लेनेशन के हवाले से, तो आई वुड रिक्वेस्ट एजाज टू बेसिकली टेक अप दिस क्वेश्चन। एजाज, ओवर टू यू। विदहोल्डिंग के हवाले से जो कंफ्यूजन आ रही है कि रेट किसका क्या होगा, तो इसके बॉटम लाइन ये है कि जो बंदा रजिस्टर्ड है मगर एटीएल पे नहीं है, तो पहले जो अनरजिस्टर्ड के ट्रीटमेंट थी उसकी वही होगी। तो मतलब पहले जो एक बेनिफिट लोग लेते थे कि रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने और उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं की, आउटपुट डिक्लेयर नहीं किया, उसके बाद आप एटीएल से बाहर हो गए, तो वो उसकी ट्रीटमेंट जो होती थी वो किसी तरह से बेनिफिशियल हो जाती थी एज अपोज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अब उसकी ट्रीटमेंट वही होगी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन की है एग्जिस्टिंग लॉ में, कि अगर वो जैसे फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, या उसमें कोई भी ऐसी कम अथॉरिटीज हैं जैसे एससीसीपी वगैरह, सिविल एविएशन अथॉरिटी वगैरह, डीएचए वगैरह, इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इनको अगर वो कोई सेल करता है तो वो एट पार ट्रीट होगा विद द अनरजिस्टर्ड पर्सन, और उनका पूरा का पूरा टैक्स जो है वो विथहोल्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर वो किसी कंपनी को करता है सेल, तो वो भी अनरजिस्टर्ड वाली ट्रीटमेंट ही होगी कि उसकी ग्रॉस वैल्यू का 5% जो है वो विथहोल्ड किया जाएगा। अब कैटेगरीज में जहां जहां वर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन आ रहा था, तो उसको एक तरह से रेफरेंसेस चेंज किए गए, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। चले जी, चले जी, ये मेरी तरफ क्वेश्चन यही आए हुए थे। अभी मेरे ख्याल में सेशन को कंक्लूड करने के लिए जो है मैं माइक देने लगा हूँ अफजल अफजल खान की तरफ। बहुत शुक्रिया अदा करें और ये कहने के लिए हम नए सेशन में मुलाकात करेंगे। जी, अब हम सेशन को क्लोज करेंगे और उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप सबकी पार्टिसिपेशन का, और बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है। और क्लोजिंग के साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि अब जो है जब प्रोविंस के तमाम बिल अनाउंस हो जाएंगे तो उस पर हम एक और सेशन इंशाल्लाह ताला कंडक्ट करेंगे इसी तरीके से, जिसमें आप लोगों की इसी तरह की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। नाउ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसको सेशन को क्लोज करते हैं, और हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। अगर इसमें आपने कोई भी चीज़ महसूस की हो जिसमें हमें मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो काइंडली आप लोगों के पास हमारी ईमेल मौजूद है, तो आप हमें ईमेल पे उसको हमें बताया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, फीडबैक आ गया। एक्सीलेंट प्रैक्टिस, मीटिंग लीव कर वो कॉल तो रिप्लाई करना है। क्या सबको म्यूट कर दो और
कर देना थोड़ी देर